वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सैटरडे का मेगा टेस्ट लेके आया हूं जो है साइंस के ऊपर। नेवी एमआर साइंस के लिए यह मेगा टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सैटरडे और संडे दो को मेगा टेस्ट होता है। सैटरडे को होता है साइंस का, संडे को होता है जीके का। साइंस में 50 क्वेश्चंस एंड जीके में 100 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, इतनी अच्छी तरीके से कोई प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स नेवी एमआर एसएसआर ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा चैनल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप पे में भी ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8420867425। यहाँ मैसेज करके आप इस ग्रुप में भी, नेवी एमआर का ग्रुप है, इसमें बंदे हैं तो आप इसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जितना भी मार्क्स आपको टेस्ट में मिले आप उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो याद रखिए, कार्य का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने पहले भी बोला था, इफ़ आपको फोर्स दे दिया जाए 5 एंड डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए 4 तो 20 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा की। तो याद रखिए, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या भार है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ को त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है द्रव्यमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की? तो आपको पता होगा क्यूरी किसकी इकाई है, मैंने इसको पहले भी कराया है आप लोगों को। तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल जो इकाई है, पास्कल ऐसा ही यूनिट है किसकी? दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की या फिर तापमान की? तो जूल इज द यूनिट ऑफ ऊर्जा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1969, 1971, 1983 या 1991? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति हुई थी 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पर्शता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति? तो याद रखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगी? वस्तु को यदि गर्म करते हैं तो क्या होगी? क्या उसकी चाल बढ़ जाएगी? क्या उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी? क्या भार बढ़ जाएगा या फिर भार घट जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए,
कि उसकी चाल बढ़ जाएगी वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो देखिए इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का किसी वस्तु का ताप सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु में प्रभावित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रस्तावित होगी या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। तो याद रखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है कि चाल घट जाती है कि द्रव्यमान बढ़ जाता है का भार बढ़ जाता है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है कि उसके अणुओं की चाल क्या होगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फारेनहाइट। सेम क्वेश्चन है तो इसका रमफोर्ड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घटकर पिघला दिया था? रमफोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? किस वैज्ञानिक ने? तो इसका डेवी ने सर्वप्रथम यह किया था। डेवी ने यह सर्वप्रथम किया था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने क्या दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड ने दिया। बाद में डेवी ने क्या किया कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है। क्वेश्चन सुनिए, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व व्युत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसकी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मान होता है। तो इसका मान क्या होगा? 4186 जूल किलो कैलोरी, 41816, 4186 × 10 का या उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? ऊष्मा का यांत्रिक, तो इसका सही सटीक जवाब होगा यह सभी, यानी यांत्रिक तुल्यांक। इसका मान क्या होता है? तो इसका मान आप लोगों का तीनों जो मान दिखाई दे रहा है, यह तीनों मान एकदम बिल्कुल सही और सटीक है, यही मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? 4 आपको फॉर्मूला दिया गया है, कौन से फॉर्मूला सही है आपको बताना है। तो देखिए यह तीनों फॉर्मूला गलत है, पहला फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होगा? इस क्रिया में क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, देख लीजिए। तो इस क्रिया में बेसिकली क्या होगा? चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इसके बाद वाला। तो उस क्रिया में क्या होगा यह आपको बेसिकली बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब पानी में मंथन किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अग्रामी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिए जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो वह अनुदैर्ध्य होती है। कैसी? अनुदैर्ध्य होती है। क्यों होती है?
क्योंकि इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, क्योंकि ध्वनि इसी प्रकार की तरंगें संचारित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? कौन सा ऐसा कथन है जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, यह निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थेय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। तो देखिए इंफ्रासोनिक, जिसको अवस्थेय तरंगी कहते हैं, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अतः इसे हमारा कान जो है ईयर सुन नहीं सकता है। और अश्रव्य ध्वनि को, इंफ्रासोनिक वेव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पराश्रव्य तरंगे वह ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? देखिए आपको 4 रेंज दिया है, इसमें सबसे सही कौन सा है? तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब है, यह 20 किलो से अधिक होती है। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः जो मनुष्य की श्रवण शक्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होती है। इसीलिए 20,000 से अधिक को क्या बोला जाता है? पराश्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं? तो नहीं सुनी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने? तो सबसे पहले गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? देखिए 4 ऑप्शन आपके एकदम समक्ष है। तो वह प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों के घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सोनिक तरंग? तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो पिच है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम? तो ध्वनि का पिच जो हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, ऑक्सोमैलिकम, अवश्रव्य तरंग, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब है, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है आंतरिक भागों की सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए प्रकाश जो तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा, फैराडे के द्वारा? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है? कौन सी ऐसी घटना है जो यह निर्णय लेने में सक्षम है? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग?
तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा मैक्सवेल ने की थी। किसने? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? सर्वप्रथम किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फोकाल्ट? तो सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन, मैक्सवेल, एस हर्ट्ज या न्यूटन? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा एच हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? ऐसी कौन सी घटना है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन? तो याद रखिए जो ध्रुवण है दोनों में घटित नहीं होता है। ध्रुवण जो है अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाशों का गुण है जो अनेक दोलनों की दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका अर्थ क्या है? ध्वनि तरंगे किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं जबकि अध्रुवित तरंगे में सभी दिशाओं के समान रूप में दोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण? तो यह विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यक्तीकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा व्यक्तीकरण का सिद्धांत करता है, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अब ये जो लास्ट 10 क्वेश्चंस, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन होती है, पहले ऋण आवेशित होती है पर फिर बाद में धन आवेशित होती है। तो इसका सही सटीक जवाब क्या है? तो देखिए इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा धन आवेशित हो जाती है। क्या? धन आवेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ और रेशम के बीच इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धन आवेशित हो जाती है, जबकि रेशम जो है इलेक्ट्रॉन पर प्राप्त करके ऋण आवेशित हो जाता है। पूरा मैंने इसका फैक्टर आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यह सभी सत्य हैं। तो देखिए बाहरी पृष्ठ पर रहता है, याद रखिएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक चालक कोक आवेशित चालक का खोखले चालक के भीतर रहकर दोनों चालकताओं के संबंधित करने पर संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम है? एम्पियर का नियम है, कूलम का नियम है, फैराडे का नियम है या फिर ओम का नियम है? तो याद रखिए भौतिक विज्ञान का एक नियम है कूलम्स लॉ, जो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कणों के बीच लगता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? दो आवेशी के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस लॉ का नाम क्या है? कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको लॉ भी पूरा बता दिया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत का मान क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखिए चौगुना हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेश के मध्य को दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल मान चौगुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता है, आप यहाँ से देख सकते हैं Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर जैसे होता है, ये आधा कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा आर को, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। बस यहीं से चौगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, प्रतिकर्षण, संसर्जन। तो क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित होती है। तो देखिए इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाता है ऋण आवेशित हो जाती है। तो याद रखिए जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तु के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? वस्तु का आवेदन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठे जाएंगे। यदि बिजली गिरेगी तो आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सीधा सीधी बात है। क्या कीजिएगा कि कार की खिड़कियां बंद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की व्याकुलनुपाती होता है। यह नियम क्या है? यह नियम क्या है? नियम मैंने सेम आपको ऊपर ही बता दिया। यह कूलॉम का नियम है। यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यदि तक आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मार्क्स लास्ट क्वेश्चन के बाद कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन बाकी है तो उन क्वेश्चन के बाद अपना मार्क्स जरूर कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो कैसा लगा बताइएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के द्वारा किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोधक को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा क्या? विभवांतर को मापा जाता है। तो आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ खत्म होता है। आपको अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है और आज का यह टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे यूट्यूब में आपको इतना अच्छा क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक क्लैरिफाइड, एक एकेडमिक टाइप के क्वेश्चंस है। क्योंकि एकेडमिक का अनुभव पूरे तरीके से मेरे पास है, तो मैं आपको यह देना चाहता हूं और अच्छे से क्लासेस किए। जो पिछले टेस्ट आपने मिस किया है उन टेस्टों को ज़रूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कम से कम 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।